Hello everyone, this is Tariq Anwar. Welcome back to Ikra Online Learning Platform. Hope you are fine and doing well. गाइस आज हमारा टॉपिक इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन में 1950 से लेकर 2021 के सभी अहम अमेंडमेंट को डिस्कस करेंगे, स्पेशली 42nd और 44th अमेंडमेंट को डिटेल में। और दोस्तों मोर इन्फॉर्मेटिव इंसाइटफुल कंटेंट को पाने के लिए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो विदाउट नॉट टेकिंग मोर टाइम लेट मी स्टार्ट टुडेज टॉपिक। इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संशोधन। तो गाइस पिछले क्लास में हमने आर्टिकल 368 को डिटेल्ड में डिस्कस किया था, जहां पर हमने इन चीज़ों को पॉइंट आउट किया था कि आर्टिकल 368 क्या होता है, आर्टिकल 368 पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को किस तरह का पावर प्रोवाइड करता है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के आर्टिकल 368 के दिए हुए पावर को यूज़ करने की रिगार्डिंग कोई रिस्ट्रिक्शन है कि नहीं है। इसके अलावा टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी को भी हमने डिस्कस किया था। तो उसी फ्लो को कंटिन्यू करते हुए आज का सेकेंड सेशन है इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स के रिगार्डिंग। इसके बाद एक और वीडियो में हम इस टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के सेशन में हम जितने भी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुए हैं फ्रॉम 1950 से 2021 उन तमाम को हम इन शॉर्ट पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। सो वन क्वेश्चन इज हियर फॉर यू, हाउ मेनी अमेंडमेंट्स आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में कितने अमेंडमेंट किए गए हैं? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बीइंग मेंशन्ड हियर। देयर आर 105 amendment acts as of October 2021 that are made in the Indian Constitution since it was first enacted in 1950. तो गाइज अब तक यानी 2021 अक्टूबर 2021 के मुताबिक 105 संशोधन कर दिए गए हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, और सबसे पहला संशोधन 1950 में किया गया था। उसी बात को इसमें मेंशन किया जा रहा है कि 105 अमेंडमेंट एक्ट्स अक्टूबर 2021 के मुताबिक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए हैं। So have a look at the First Amendment Act 1951. So the state was empowered to make special provisions for the advancement of socially and backward classes. तो गाइज पहला संशोधन एक्ट 1951 में किया गया था, जिसमें स्टेट को एम्पावर किया गया था सोसाइटी और कम्युनिटी में जो सोशली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको ऊपर करने के लिए, उनके अपलिफ्टमेंट और एडवांसमेंट के लिए स्पेशल प्रोविज़न को बनाएं। तो ये पहला अमेंडमेंट किया गया था 1951 में। तो पहला अमेंडमेंट हो गया सोशली बैकवर्ड क्लासेस के एडवांसमेंट, उनके अपलिफ्टमेंट के लिए स्पेशल प्रोविजन का पावर दिया गया था स्टेट को। तो गाइस फर्स्ट अमेंडमेंट के बाद हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 9वां शेड्यूल को ऐड किया गया, 9th शेड्यूल वाज एडेड, यानी कि 1951 में जब पहला संशोधन किया गया और जिसका ताल्लुक था कि सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को अपलिफ्ट करने के लिए स्टेट को पावर दिया गया कि वो स्पेशल प्रोविज़न बनाए, तो जिसमें 9th शेड्यूल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बनाया गया। यहाँ पर कुछ पॉइंट को मेंशन किया जा रहा है। सो लेट्स सी। 4th अमेंडमेंट एक्ट 1955 इंक्लूडेड सम मोर एक्ट्स इन द 9th शेड्यूल। तो गाइज 9th शेड्यूल को ऐड करने के बाद बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए, जिसमें बहुत सारे एक्ट्स और लॉ को 9th शेड्यूल में रखा गया। तो चौथा अमेंडमेंट एक्ट 1955 में किया गया था, तो जिसमें कुछ एक्ट्स को 9th शेड्यूल में डाला गया। एंड द नेक्स्ट 17th Amendment Act 1964 included 44 more acts in the 9th schedule. फिर 1964 में 17वां संशोधन किया गया कि जिसके बाद 44 more acts को 9th schedule में रखा गया। एंड द नेक्स्ट 29th Amendment Act 1972 included 2 Kerala acts on land reforms in the 9th schedule. और गाइस इसी के साथ साथ 1972 में 29वां संशोधन किया गया कि जिसमें लैंड रिफॉर्म के रिगार्डिंग केरला एक्ट को भी 9th शेड्यूल में रखा गया। एंड द नेक्स्ट 34th अमेंडमेंट एक्ट 1974 इंक्लूडेड 20 मोर लैंड टेन्योर एंड लैंड रिफॉर्म्स एक्ट ऑफ वेरियस स्टेट्स इन द 9th शेड्यूल। और गाइस इसी के साथ साथ 1974 में 34वां संशोधन किया गया कि जिसमें लैंड टेन्योर इसी के साथ साथ लैंड रिफॉर्म के रिगार्डिंग वेरियस स्टेट के लिए 9th शेड्यूल में प्रोविजन को डाला गया। तो गाइस इसका पूरा समरी ये निकला कि जब 1951 में पहला संशोधन किया गया कि जिसमें 9th शेड्यूल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, फिर उसके बाद 9th शेड्यूल में बहुत सारे एक्ट्स को रिलेटेड टू लैंड रिफॉर्म्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट
उन तमाम चीज़ों को जो है 9 शेड्यूल में जगह दी गई। एंड द नेक्स्ट 3 more grounds of restrictions on Article 19 Clause 1 freedom of speech and expression were added। तो गाइज जो आर्टिकल 19 है 19 जो कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन से डील करता है, उसमें जो है 3 more grounds of restriction को भी ऐड किया गया, यानी कि 3 तरह के और रिस्ट्रिक्शन को आर्टिकल 19 क्लोज 1 में इम्पोज किया गया, और वो ये है। फर्स्ट पब्लिक ऑर्डर, एंड द सेकेंड फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स, एंड द थर्ड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। मतलब यह है कि हर व्यक्ति को बोलने की आज़ादी है और अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस करने की आज़ादी है, मगर ये एब्सोल्यूट नहीं है। इसमें जो है पब्लिक ऑर्डर के सेफ गार्ड के लिए फ्रीडम ऑफ स्पीच पर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किया जा सकता है, और इसी के साथ साथ फॉरेन स्टेट के साथ हमारे कंट्री का क्या होता है, फ्रेंडली रिलेशन होता है। अगर स्पीच से फ्रेंडली रिलेशन खराब होता है तो इस सूरत में भी फ्रीडम ऑफ स्पीच पर रिस्ट्रिक्शन को इम्पोज किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट, कोई भी ऐसा काम करना जो ऑफेंस के तरफ इंसाइट करता हो, कोई भी ऐसी एक्टिविटी गतिविधियाँ जो ऑफेंस पर उभारता हो, तो ऐसे सिचुएशन में फ्रीडम ऑफ स्पीच पर रिस्ट्रिक्शन को भी इम्पोज किया जा सकता है। और गाइस ये जो रिस्ट्रिक्शन है ये नेचर में रीजनेबल और जस्टिसिएबल है। और गाइस इसी के साथ साथ यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन किया जा रहा है, इंट्रोड्यूस द वैलिडिटी ऑफ द स्टेट्स मूव टू नेशनलाइज एनी बिजनेस और ट्रेड एंड द सेम टू नॉट बी इनवैलिड ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ राइट टू ट्रेड एंड बिजनेसेस। तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के बाद इस बात को भी वैलिड यानी सही करार दिया गया कि स्टेट का स्टैंड किसी भी बिजनेस या ट्रेड या इस जैसी चीज़ों को नेशनलाइज करने के सिलसिले में, यानी ट्रेड बिजनेस या इस जैसे किसी भी एक्टिविटी और कार्य को नेशनलाइज करने का जो स्टेट ने स्टैंड लिया था उसे वैलिड करार दिया गया। यानी कि अगर स्टेट ट्रेड बिजनेस के राइट को वायलेट भी करती है बिजनेस और ट्रेड को नेशनलाइज करने के रिगार्डिंग, तो ये इनवैलिड नहीं होगा बल्कि वैलिड होगा। तो ये सारी चीज़ें फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। एंड द नेक्स्ट सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट 1952। तो गाइस दूसरा संशोधन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 1952 में किया गया, जिसमें ये बात आई कि द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन द लोकसभा वाज रीएडजस्टेड स्टेटिंग दैट वन मेंबर कैन रिप्रेजेंट इवन मोर देन 7.5 लाख पीपल। के लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन के स्केल को यह कहकर रीएडजस्ट किया गया कि एक मेंबर ऑफ द लोकसभा इवन मोर देन 7.5 लाख पीपल को रिप्रेजेंट कर सकता है, नुमाइंदगी कर सकता है। एंड द नेक्स्ट सेवंथ अमेंडमेंट एक्ट 1956। फिर उसके बाद सातवां संशोधन 1956 में किया गया, जिसमें इस बात को मेंशन किया गया कि द प्रोविजन ऑफ हैविंग अ कॉमन हाई कोर्ट फॉर 2 और मोर स्टेट वाज इंट्रोड्यूस्ड, जहां पर एक से जायद स्टेट के लिए यानी कि 2 या 2 से जायद स्टेट के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट हुआ करेगा। मतलब कि 2 या 2 से ज़्यादा रियासतों के लिए एक ज्वाइंट या कॉमन हाई कोर्ट को इंट्रोड्यूस किया गया। एंड द नेक्स्ट थिंग, एबॉलिशन ऑफ क्लास A, B, C एंड D स्टेट्स। और गाइज जब तक रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट एग्जिस्ट में नहीं आया था, उससे पहले इंडिया में जितने भी स्टेट थे उनको ग्रुप A, B, C, D में डिवाइड किया गया था। तो 7th अमेंडमेंट एक्ट के बाद इस तरह के प्रोविज़न को ख़त्म किया गया, यानी कि ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C स्टेट के प्रोविज़न को एबॉलिश किया गया। फिर जिसके बाद 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरीज़ को फॉर्म किया गया। एंड द नेक्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ यूनियन टेरिटरीज़। और गाइस 7वां अमेंडमेंट में यूनियन टेरिटरीज़ को भी इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये कुछ सिग्निफिकेंट पॉइंट थे रिलेटेड टू 7th अमेंडमेंट एक्ट। एंड द नेक्स्ट 9th अमेंडमेंट एक्ट 1960, एडजस्टमेंट टू इन इंडियन टेरिटरी एज अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट विद पाकिस्तान, दैट इज इंडो पाक एग्रीमेंट 1958। तो गाइस फिर उसके बाद 9वां संशोधन एक्ट 1960 में आया, जिसमें बेसिकली इंडियन टेरिटरी के एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग बात आई थी। इंडियन टेरिटरी के एडजस्टमेंट कि जिसका नतीजा इंडिया का पाकिस्तान के साथ एक एग्रीमेंट, एक मुआहदे की शक्ल में आया, जिसे कहते हैं इंडो पाक एग्रीमेंट 1958। बेसिकली इसमें यह हुआ था सेसेशन ऑफ इंडियन टेरिटरी और बेरोबारी यूनियन वेस्ट बंगाल टू पाकिस्तान, जिसमें इंडियन टेरिटरी यानी कि बेरोबारी यूनियन का जो कि इंडियन टेरिटरी था, इसको जो है पाकिस्तान के हवाले किया गया बाय एग्रीमेंट। तो गोया 9th अमेंडमेंट एक्ट 1960 में ये बात आई, जो इंडो पाक एग्रीमेंट 1958 हुआ था, जिसका ताल्लुक इंडियन टेरिटरी के एडजस्टमेंट के रिगार्डिंग था, जो कि इंडिया पाकिस्तान के बीच एक एग्रीमेंट, एक मुआहदे की शक्ल में आया, जिसमें इंडियन टेरिटरी जिसे बेरोबारी यूनियन कहते हैं, ये एक इंडियन टेरिटरी था वेस्ट बंगाल में, इसे जो है पाकिस्तान को हवाला करना पड़ा था। एंड द नेक्स्ट 10th अमेंडमेंट एक्ट 1961, 10वां अमेंडमेंट एक्ट 1961। सो लेट्स सी, दादरा नगर एंड हवेली इनकॉर्पोरेटेड इन द यूनियन ऑफ इंडिया एज अ यूनियन टेरिटरी। तो गाइज 10वां संशोधन एक्ट जो कि 1961 में हुआ, जिसमें दादरा नगर एंड हवेली जो कि यूनियन टेरिटरी था, जो कि यूनियन टेरिटरी अभी है,
इसे इंडिया के यूनियन में इनकॉर्पोरेट किया गया और इसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया, दादरा नगर एंड हवेली। एंड द नेक्स्ट 12th अमेंडमेंट एक्ट 1962 that is related to Goa, Daman and Diu incorporated in the Indian Union as a union territory। और गाइस 12वां संशोधन एक्ट जो कि 1962 में किया गया, इसमें गोवा, दमन एंड दीव को इंडियन यूनियन में इनकॉर्पोरेट किया गया एज अ यूनियन टेरिटरी। तो 10वां अमेंडमेंट का ताल्लुक है दादरा नगर एंड हवेली को इनकॉर्पोरेट किया गया इंडियन टेरिटरी में, और 12वां अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1962 में हुआ, इसका ताल्लुक है गोवा, दमन एंड दीव को इंडियन यूनियन में एज अ यूनियन टेरिटरी इनकॉर्पोरेट किया गया, शामिल किया गया। एंड द नेक्स्ट 13th अमेंडमेंट एक्ट 1962, it is about Nagaland was formed with special status under Article 371 Amendment। तो गाइस 13वां संशोधन एक्ट जो कि 1962 में हुआ, जिसमें नागालैंड स्टेट को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया जो कि अंडर आर्टिकल 371A है, यानी नागालैंड के स्पेशल स्टेटस की बात आर्टिकल 371A में मेंशन है। एंड द नेक्स्ट 14th अमेंडमेंट एक्ट 1962 दैट इज पौडुचेरी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द इंडियन यूनियन। तो गाइस 14वां संशोधन एक्ट 1962 में किया गया, जिसमें पौडुचेरी को इंडियन यूनियन में इनकॉर्पोरेट किया गया। एंड द नेक्स्ट यूनियन टेरिटरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन एंड दीव एंड पौडुचेरी वर प्रोवाइडेड द लेजिस्लेचर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और गाइस 14वां संशोधन एक्ट 1962 में इस बात को भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया कि यूनियन टेरिटरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश, जो कि हिमाचल प्रदेश पहले यूनियन टेरिटरीज था, मणिपुर, त्रिपुरा, गोवा, दमन एंड दीव, पौडुचेरी, इन तमाम स्टेट को स्टेट लेजिस्लेचर और इसी के साथ साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी प्रोवाइड किए गए। एंड द नेक्स्ट 19th अमेंडमेंट एक्ट 1966, 19वां संशोधन एक्ट 1966, इट सेज अबाउट द सिस्टम ऑफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स वाज एबोलिश्ड एंड हाई कोर्ट्स वर गिवन द पावर टू हियर द इलेक्शन पिटीशंस। तो गाइस 19वां संशोधन एक्ट 1966 में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के सिस्टम को, निज़ाम को ख़त्म किया गया, एबोलिश किया गया, और इसी के साथ साथ हाई कोर्ट्स को पावर दिया गया इलेक्शन पिटीशन को हियर करने का। एंड द नेक्स्ट 21st Amendment Act 1967, it says about Sindhi language was language into 8th schedule of Indian Constitution। और guys 21st Amendment Act जो कि 1967 1967 में किया गया, जिसमें सिंधी लैंग्वेज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 8 में इनकॉर्पोरेट किया गया, लाया गया। एंड द नेक्स्ट 24th Amendment Act 1971, it says about the President's assent to constitutional amendment bill was made compulsory। गाइस 1971 में 24वां संशोधन किया गया, जिसमें इस बात को लाजमी करार दिया गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का एसेंट ये कंपलसरी होगा। गाइस कोई भी लॉ या एक्ट बनने का पहले का जो प्रोसीजर होता है उसी को हम कहते हैं बिल। जब कोई एक्ट, कानून नहीं बनता है उसे हम बिल कहते हैं। तो उसी बात को मेंशन किया जा रहा है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होगा उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का एसेंट कंपलसरी होगा। एंड द नेक्स्ट 25th अमेंडमेंट एक्ट 1971, इट सेज अबाउट द फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी वॉज कर्टेल्ड। तो गाइज 1971 में 25वां संशोधन किया गया, जिसमें फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी को कर्टेल किया गया। 26th अमेंडमेंट एक्ट 1971, इट सेज अबाउट द प्रीवी पर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ फॉर्मर रूलर्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स वर एबोलिश्ड। गाइज 1971 में 26वां संशोधन किया गया, जिसमें प्रिंसली स्टेट के जो फॉर्मर रूलर्स और किंग हुआ करते थे उनको इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से कुछ प्रिविलेजेस या सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी दिया जाता था। उसकी वजह यह थी कि जब इंडियन स्टेट को इंटीग्रेट किया जा रहा था उस समय इंडियन गवर्नमेंट ने रूलिंग फैमिली को, यानी कि स्टेट, प्रिंसली स्टेट में जो रूलर हुआ करते थे उनको इंश्योर कराया कि उनको सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी दिया जाएगा उनके एसेट के बदले में। तो जो अमाउंट उनको प्रिंसली स्टेट के रूलर्स को दिए जाते थे उसी को कहते हैं प्रीवी पर्स, और इंडियन गवर्नमेंट उनको ये प्रिविलेजेस या सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी उनके स्टेट के बदले में दे रही थी। तो इसी चीज़ को 26 अमेंडमेंट एक्ट 1971 ने एबॉलिश किया, ख़त्म किया। एंड द नेक्स्ट 31st अमेंडमेंट एक्ट 1972, इट सेज अबाउट लोकसभा सीट्स वर इंक्रीज्ड फ्रॉम 525 टू 545। तो गाइज 1972 में 31st अमेंडमेंट एक्ट किया गया, जिसमें लोकसभा के प्रेजेंट सीट को इंक्रीज किया गया। पहले लोकसभा में 525 सीट्स हुआ करते थे, इसको बढ़ाकर 545 किया गया। एंड द नेक्स्ट 35th अमेंडमेंट एक्ट 1974, इट सेज अबाउट द स्टेटस ऑफ सिक्किम एज protectorate state was terminated and Sikkim was given the status of associate state of India। तो गाइज 35वां संशोधन का मतलब ये हुआ, सिक्किम स्टेट का पहले जो स्टेटस हुआ करता था वो था प्रोटेक्टोरेट स्टेट। इसका मतलब ये होता है ज़ेरे हुकूमत। तो प्रोटेक्टोरेट स्टेट का जो स्टेटस था सिक्किम स्टेट के लिए, इसे ख़त्म करके एसोसिएट स्टेट ऑफ इंडिया का
स्टेटस दिया गया। एंड द नेक्स्ट 36th अमेंडमेंट एक्ट 1975 इट सेज अबाउट सिक्किम वाज मेड अ फुल फ्लेज्ड स्टेट ऑफ इंडिया। तो गाइस 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975 का मतलब ये हुआ कि फिर से सिक्किम को एक नया स्टेटस दिया गया, और वो ये कि 36 अमेंडमेंट एक्ट 1975 के बाद सिक्किम इंडिया का कंप्लीटली स्टेट बन गया, फुल फ्लेज्ड स्टेट का दर्जा दिया गया। एंड द नेक्स्ट 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, 42वां संशोधन एक्ट 1976। So guys, this amendment act is very very important. So let's see. 42nd Amendment Act 1976 is one of the most important amendments to the Indian Constitution. Guys, 42वां संशोधन एक्ट 1976 ये बहुत ही अहम और महत्वपूर्ण संशोधन था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इट वॉज इनेक्टेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेडेड बाय इंदिरा गांधी देन। तो गाइज ये 42वां संशोधन 1976 इसे इंडियन नेशनल कांग्रेस आईएनसी ने किया था, और आईएनसी को उस वक्त इंदिरा गांधी लीड कर रही थी। सो ड्यू टू द लार्ज नंबर ऑफ अमेंडमेंट्स दिस एक्ट हैज ब्रॉट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो गाइज 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के जरिए बहुत सारे चीज़ों को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज किया गया था। इस वजह से 42nd अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। सो नाउ वी विल सी दोज चेंजेस विच वर मेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो गाइस अब हम उन तमाम चेंजेस को, तब्दीलियां को देखेंगे जो 42वें संशोधन एक्ट के जरिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किए गए थे। फर्स्ट, प्रियम्बल, द वर्ड सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी एडेड। तो गाइस पहला चेंज प्रियम्बल में किए गए थे, और वो ये थे कि 3 न्यू वर्ड्स को प्रियम्बल में ऐड किया गया, और वो ये है सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। एंड द सेकेंड 7th शेड्यूल, दैट इज ट्रांसफर्ड 5 सब्जेक्ट्स फ्रॉम द स्टेट लिस्ट टू द कंकरेंट लिस्ट। सो गाइस दूसरा प्रोविजन कि जिसमें 42nd अमेंडमेंट एक्ट के जरिए चेंजेस किए गए थे, और वो है 7th शेड्यूल, 7वां शेड्यूल, कि जिसमें स्टेट लिस्ट से 5 सब्जेक्ट को कंकरेंट लिस्ट में ट्रांसफर किया गया था, और वो ये हैं। फर्स्ट, एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो ये वो 5 सब्जेक्ट थे। पहला एजुकेशन, सेकेंड फॉरेस्ट, वेट एंड मेजर्स, तीसरा प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, चौथा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये वो सब्जेक्ट थे कि जो स्टेट लिस्ट में हुआ करते थे, लेकिन 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बाद इन 5 सब्जेक्ट को स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में डाला गया। एंड द नेक्स्ट प्रोविजन, आर्टिकल 51A, दैट इज 10 फंडामेंटल ड्यूटीज एडेड फॉर द सिटीजन्स। The fundamental duties of citizens were added upon the recommendation of the Swan Singh Committee that was constituted by the government in 1976. तो गाइस तीसरा प्रोविजन कि जिसमें 42nd अमेंडमेंट एक्ट के जरिए कुछ चेंजेस किए गए थे, वो है आर्टिकल 51A, जिसका मतलब होता है कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बाद इस आर्टिकल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया, और ये आर्टिकल यानी आर्टिकल 51A फंडामेंटल ड्यूटीज से डील करता है। मतलब 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एड किए गए थे बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट। और गाइस ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो सिटीजन्स से रिलेट करता है, इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पर एड किया गया था। एंड द नेक्स्ट प्रोविजन इन विच अमेंडमेंट वाज अकर्ड, दैट इज जुडिशियल पावर ऑफ हाई कोर्ट, दैट इज कर्टेल्ड द जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ द हाई कोर्ट। तो गाइस 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बाद हाई कोर्ट के जुडिशियल पावर को कर्टेल कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। एंड द नेक्स्ट DPSPs, 3 new DPSPs, that is Directive Principle of State Policy, were added to the existing list of DPSPs and one was amended. और गाइस 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बाद DPSP में 3 न्यू DPSP को भी ऐड किया गया था, और इसी के साथ साथ एक अमेंडमेंट भी किए गए थे, और वो ये है। फर्स्ट, टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज फॉर द हेल्थी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, आर्टिकल 39। तो गाइस पहला DPSP जिसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के DPSP में ऐड किया गया था, वो ये है कि बच्चों के हेल्थी डेवलपमेंट के रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज को सिक्योर करना, जो कि आर्टिकल 39 में मेंशन है। फर्स्ट एंड द सेकेंड, टू प्रमोट इक्वल जस्टिस एंड टू प्रोवाइड फ्री लीगल एड टू द पुअर, आर्टिकल 39A। और गाइस तीसरा DPSP जिसे ऐड किया गया था, और वो ये था कि इक्वल जस्टिस को प्रमोट करना, और इसी के साथ साथ जो पुअर हैं, नीडी पर्सन हैं, उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड करना। ये भी एक DPSP था जिसे 42nd अमेंडमेंट एक्ट के जरिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के DPSP में ऐड किया गया, और ये आर्टिकल 39A में है। एंड नेक्स्ट, to take steps to secure the participation of workers in the management of industries, आर्टिकल 43A। और तीसरा DPSP वो ये है कि वर्कर के पार्टिसिपेशन को सिक्योर करना इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट में, जो कि आर्टिकल 43A में मेंशन है, इसे भी DPSP में ऐड किया गया था। एंड द नेक्स्ट
to protect and improve the environment and to safeguard forest and wildlife, Article 48A. और गाइस 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बाद इस पॉइंट को भी डीपीएसपी में मेंशन किया गया कि जो भी इन्वायरमेंट है उसको इंप्रूव करना, प्रोटेक्ट करना, फॉरेस्ट, जंगल, रिवर, नदियाँ, वाइल्ड लाइफ, इन तमाम चीज़ों को सेफ गार्ड करना, जो कि आर्टिकल 48A में मेंशन है। तो गाइस ये चेंजेस किए गए थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो इसी वजह से 42nd अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। एंड द नेक्स्ट अमेंडमेंट 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, 44वां संशोधन एक्ट 1978। गाइस बेसिकली 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 ये रिफॉर्मेटिव अमेंडमेंट है 42nd अमेंडमेंट एक्ट का। बेसिकली 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में बहुत सारी चीज़ ऐसी थी जो इंडियन सिटीज़न के विल के अगेंस्ट थी। तो उन्हीं तमाम चीज़ों को इंडियन पीपल के फेवर में लाने के लिए 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 किए गए। सो हैव अ लुक एट दिस अमेंडमेंट। 44th अमेंडमेंट इज एन एक्ट दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय 45th अमेंडमेंट बिल इन द ईयर 1978। तो गाइस 44वां संशोधन ये भी एक एक्ट है जिसे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 45वां अमेंडमेंट बिल के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था 1978 में। एंड द नेक्स्ट, in 1976 with the introduction of the 42nd amendment act there were various provisions that were amended against the will of the citizens। तो गाइस उसी पॉइंट को यहाँ मेंशन किया जा रहा है कि जब 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी इंदिरा गांधी के लीडरशिप में किया गया था, तो उसमें बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे थे जो सिटीजन ऑफ इंडिया के विल, उसके डिज़ायर के अगेंस्ट था। हिंस टू रिवर्स दोज चेंजेस एंड सेफ गार्ड द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन 44th अमेंडमेंट एक्ट वॉज कॉल्ड इनटू एक्शन। तो इसीलिए उन तमाम चेंजेस को रिवर्स करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, और इसी के साथ साथ इंडियन नेशन के इंटरेस्ट, उनके मफाद को सेफ गार्ड करने के लिए 44th अमेंडमेंट एक्ट पिक्चर में आया, एक्शन में आया। सो गाइस अब हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन से चेंजेस किए गए बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट। सो लेट्स सी। 44th अमेंडमेंट मेड अ फ्यू चेंजेस इन द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दे आर गिवन इन पॉइंट्स बिलो। 44th अमेंडमेंट ने कुछ चेंजेस को, कुछ तब्दीलियां को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस में किए, जिसको नीचे मेंशन किया जा रहा है। सो फर्स्ट वन इज द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 रिवर्स द प्रोविजंस मेड बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट दैट अलाउड द गवर्नमेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन इट्स विश बाय आर्टिकल 368। 44th अमेंडमेंट एक्ट नलिफाइड दिस अनजस्टिफाइड पावर टू द गवर्नमेंट। तो गाइस 44th अमेंडमेंट एक्ट ने सबसे पहला काम तो यही किया कि वो तमाम प्रोविज़न जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के जरिए किए गए थे, कि जहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को परमिशन या अलाउड किया गया था कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अपने विश के मुताबिक अमेंड कर सके, और ये पावर इंडियन गवर्नमेंट को आर्टिकल 368 ने प्रोवाइड किया था। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट ने इस तरह के अनजस्टिफाइड पावर ऑफ द गवर्नमेंट को नलिफाई किया, इनवैलिड करार दिया। एंड द सेकेंड पॉइंट, राइट टू प्रॉपर्टी वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 31 एंड वॉज मेड अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A। दूसरा चेंजेस ये कि गाइस जो राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट्स हुआ करता था, जो कि आर्टिकल 31 में रखा गया था, तो राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट के तौर पर रिमूव करके इसे एक लीगल राइट बनाया गया और इसे आर्टिकल 300A में जगह दी गई, आर्टिकल 300A में रखा गया। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी कैन बी इश्यूड ओनली व्हेन द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ इट्स टेरिटरी इज थ्रेटेंड बाय वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन और बाय आर्म्ड रेबिलियन। यानी कि इमरजेंसी को सिर्फ और सिर्फ उसी वक्त प्रोक्लेम किया जा सकता है जब इंडिया की सिक्योरिटी, इंडियन टेरिटरी के किसी भी पार्ट को किसी वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रेबिलियन की वजह से थ्रेटन हो, नुकसान पहुंच सकता हो, उसी टाइम इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया जा सकता है। एंड द नेक्स्ट, इंटरनल डिस्टर्बेंस नॉट अमाउंटिंग टू आर्म्ड रेबिलियन वुडंट बी अ ग्राउंड फॉर द इशू ऑफ अ प्रोक्लेमेशन। और गाइस इसी के साथ साथ जो इंटरनल डिस्टर्बेंस है इसे हम आर्म्ड रेबिलियन नहीं कह सकते हैं, और ये इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन का ग्राउंड भी नहीं बन सकता है। तो मतलब ये हुआ गाइस कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट में इंटरनल डिस्टर्बेंस भी ग्राउंड हुआ करता था फॉर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट ने इंटरनल डिस्टर्बेंस को खत्म करके आर्म्ड रेबिलियन के प्रोविजन को रखा एज अ ग्राउंड फॉर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, एन इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ रिटन एडवाइस टेंडर्ड टू द प्रेसिडेंट बाय द कैबिनेट। इस पॉइंट में इस बात को बताया जा रहा है कि जो इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया जाता है ये सिर्फ और सिर्फ रिटन एडवाइस के बेसिस पर ही प्रोक्लेम किया जा सकता है, और इसी के साथ साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इमरजेंसी को प्रोक्लेम करेंगे
ऑन द एडवाइस ऑफ कैबिनेट। तो 3 चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इमरजेंसी को प्रोक्लेम करेंगे, मगर कैबिनेट के रिकमेंडेशन पर, कैबिनेट के एडवाइस पर, और इसी के साथ साथ रिटन एडवाइस को बुनियाद बनाया जाएगा इमरजेंसी को प्रोक्लेम करने के लिए। एंड द नेक्स्ट चेंजेस, राइट ऑफ मीडिया टू रिपोर्ट फ्रीली एंड विदाउट सेंसरशिप द प्रोसीडिंग्स इन पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर्स। और गाइस 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 में यह प्रोविजन भी डाला गया कि मीडिया को अधिकार है, मीडिया को राइट दिया गया कि वो फ्रीली, बगैर किसी सेंसरशिप के, पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग, इसी के साथ साथ स्टेट लेजिस्लेचर के प्रोसीडिंग को रिपोर्ट करे। तो ये कुछ चेंजेस किए गए थे 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। तो गाइज आज के सेशन को हम यहीं पर एंड करते हैं। आज हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स एक्ट को डिस्कस किया है। इसके अलावा और भी सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स रह गए हैं जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।